नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजान के आखिरी जुमे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई अलविदा की नमाज। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए वाराणसी। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। और कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने रेशम फर्म के मैनेजर से हुई करोड़ों रुपए की ठगी में शामिल 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। रमजान के आखिरी जुमे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई। पवित्र माह रमजान के अंतिम अशरे में पड़ने वाला जुम्मा का दिन अलविदा जुम्मा कहलाता है। इस वर्ष 29 अप्रैल को अलविदा जुम्मा की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। मुल्क में अमन व चैन की दुआ के साथ रोजेदारों ने चिलचिलाती धूप में मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। लाटसरैया स्थित प्लाट पर मौलाना जियाउर रहमान ने नमाज अदा कराई। उन्होंने तकरीर के बाद खुतबा पढ़ा। उसके बाद अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान सभी मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। वहीं आला अधिकारी लगातार क्षेत्र में चक्रमण करते रहे। इस दौरान इम्तियाज अंसारी, अनीसुर रहमान, मुर्तजा सहित बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल रहे। की नमाज अदा की गई, क्या इसमें संदेश दिया जाता है? ये संदेश दिया गया है कि जो हमारे मुल्क का माहौल इस वक्त है फ़िरका पसंदी का, हमारा रमज़ान मुबारक मुसलमानों को सबसे पहले अमन व अमान की तालीम देता है कि हर मुसलमान, चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, सब के साथ हमदर्दी, मोहब्बत और सिला रहमी का सलूक उनके साथ करें और कोई भी बात बग़ैर तहक़ीक़ के नहीं कहनी चाहिए। तो आज ये क्या इसका उद्देश्य होता है जो आज अलविदा की नमाज होती है? आज ये हमारे रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा रहता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को दीन इस्लाम की तरफ और अपने गुनाहों की तरफ अपना ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करें और उसका कुर्ब हासिल। देखिए, ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अल्लाह ताला ने इस पाक महीने में हम कलाम पाक नाजिल की और 2 तोहफ़ा हम लोग को दिया। कलाम पाक का तोहफ़ा एक रमज़ान का कि इसमें रह के सारे अपने गुनाहों को माफ़ करा लें, अपने गुनाहों को तौबा करें। इसलिए ये और जो आखिरी जुमा होता है महीने के, रमज़ान के महीने का, उस महीने में अलविदा की नमाज़ होती है। उसमें सारे लोग जुमे की नमाज़, अलविदा की नमाज़ अदा करते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए, भाईचारगी के लिए दुआएं होती हैं। और इस मुबारक रमज़ान मुबारक महीने का एक ख़ास और बात है कि इस महीने में ज़कात, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात उस पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ बनाया है कि 2.5% जितने भी उनके माल हो, उनके जितना उनका रुपया पैसा, उस पर 2.5% गरीबों का हक बनता है। पहले आप उसको अदा करिए। जो आप उसको ज़कात अदा करेंगे उसमें आपको रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी। तो ये अल्लाह ताला ने एक अलग महीना ही दिया। 12 महीना में एक महीना ऐसा है कि इस महीने में सारे लोग अपने लोग हैं मुस्लिम समाज से, जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, वो अपने गुनाहों का तौबा कर लें, अपने जितने उनके आमदनी है उस हिसाब से ज़कात निकालें, कलाम पाक की तिलावत करें। क्योंकि इसी महीने में जब कलाम पाक नाजिल हुआ था तो ये इससे बड़ा खुशी का और कोई हम लोग के लिए कोई महीना नहीं है कि जो हम लोग को एक अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया कलाम पाक के रूप में। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से उप मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस के लिए निकल गए। सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार काशी को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने का काम कर रही है। लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकती है सरकार, वो सब करेगी।
मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के वाराणसी को सुंदर सुव्यवस्थित लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीएचयू में हुए रोजा इफ्तार के विरोध में छात्र वीसी आवास के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए। छात्रों ने कहा कि जब बीएचयू में रोजा इफ्तार हो सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। बीती शाम भी रोजा इफ्तार के खिलाफ नारेबाजी और इफ्तार पार्टी में वीसी के शामिल होने के विरोध में उनका पुतला फूंका गया था। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में नई परंपरा शुरू की जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले छात्रों ने कहा कि कुलपति के इफ्तार पार्टी देने के बाद बीएचयू परिसर में विवादित स्लोगन लिखे गए। छात्रों ने कहा कि रोजा इफ्तार के बाद परिसर में जातिवाद और एंटी नेशनल स्लोगन लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। छात्रों ने कहा कि हम बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे। बीएचयू में ऐसा पहली बार हुआ है कि रोजा इफ्तार रखा गया, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। किस तरह का आज आप लोग विरोध देखिए, यह कोई किसी का हमारे जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने कल इफ्तार पार्टी दी और उनके इफ्तार पार्टी देने के बाद भारत तेरे टुकड़े होने के स्लोगन लिखे गए। ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी, इस तरीके की मानसिकता को पल्लवित और पुष्पित किया गया। कश्मीर का हाल यहाँ बना देंगे, इस तरीके की चीजें यहाँ की गई तो कहीं न कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है। इसके खिलाफ आज हम सभी राष्ट्रवादी छात्र, सनातन धर्मावलंबी छात्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आम छात्र सड़क पे हैं ताकि ऐसी कोई भी साजिश न हो। बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी छात्र प्रतिबद्ध है और खड़ा है। कल इफ्तार पार्टी के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे वामपंथी समाज के लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करके राष्ट्र को बांटना चाहते हैं और इस विश्वविद्यालय के माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो साफ आज अपने कैमरों से आप दिखा रहे हैं 24 घंटे से। इसके खिलाफ आज हम छात्र मुखर हुए हैं और हनुमान चालीसा करके पाठ करके हमें चाहते हैं कि भगवान हमारे कुलपति महोदय को सद्बुद्धि दे ताकि वो इस तरीके का अनर्गल कार्य न करे जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल खराब न हो। मैं आज 2012 से 2022 तक हो गया हमारा करीब 10 साल का सफर, मैं आज तक नहीं देखा या 10 साल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ इफ्तार पार्टी रखी गई है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहीं न कहीं से षड्यंत्र है उन वामपंथी लोगों का, उसमें वीसी महोदय भी संलिप्त है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसकी हाई प्रोफाइल जांच होनी चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है कि इफ्तार पार्टी होती है, ठीक उसके बाद एक पोस्टर लॉन्च कर दिया, दीवालों पे लिखी जाती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर बना दिया जाएगा इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, इस तरह की चीजें। तो कहीं न कहीं इसमें कुलपति महोदय का और वामपंथी सोचों का लोगों का एक साठगांठ और कहीं न कहीं षड्यंत्र है और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और सीएम के सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ऐसी संस्था को बंद करनी चाहिए जो भारत तेरे टुकड़े होने का कार्य कर रहा है। ऐसे संस्था का नाम हटा देना चाहिए। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से हुई करोड़ों रुपए की ठगी में शामिल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा किया। इस मामले में 4 इंटर स्टेट हाई प्रोफाइल ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पकड़े गए आरोपियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए, 8 एटीएम, 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे अन्य शिकार की तलाश में टीम लगी थी कि पुलिस की सक्रियता से सभी पकड़ लिए गए। मामले का खुलासा करने के लिए एसीएस होम ने टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार 3 अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई में से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी एनसीआर से की गई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया तो एक-एक कड़ियां जोड़कर साक्ष्यों को संकलित किया और अपराधियों की शिनाख्त की। अपराधियों को चिन्हित करने के बाद सर्विलांस के सहारे आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि चारों आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उनके गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इस गिरोह की जड़ें देश के कई राज्यों में फैली हुई है। इस तरह का खुलासा क्या हुई थी घटना?
देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइड आउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहां के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया गया था। ये किस माध्यम से पहुंचाया गया था, ये हमारे विवेचना का विषय है। देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो एफआईआर हुई है उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था, ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी और रकम को हड़पने की साजिश थी। सर, अंतर्राष्ट्रीय पूरा गिरोह है ये, वहाँ पर आपने इतना भारी रकम बरामद किया, इतनी बड़ी मेहनत, दिल्ली से कैश बरामद? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में इन सारे अभियुक्तों को लेंगे और जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिलेगी तो इनके साथ डिटेल्ड हम लोग फिर से पूछताछ करेंगे। ट्रांजिट में उतना समय और उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि मुंबई से इनको लेके आना था और विवेचना के भी तमाम पहलू होते हैं। और आगे जब हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करेंगे पुलिस कस्टडी लेने के उपरांत, तब बहुत सारी बातों का खुलासा आगे भी होगा। सर, ये 4 लोग ही अभी हैं, इसमें और भी कुछ लोग जुड़े सकते हैं? अभी तक जो हमारी विवेचना हुई है उसमें इन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका निकल के आई है और विवेचना अभी हम लोग की प्रचलित रहेगी। इसमें हम लोग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी सीख करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैकेट में जितने भी लोग और इन्वॉल्व हैं, और भी प्लेयर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, कई सफ़ेद फोर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, उन सबके भूमिका के बारे में जानकारी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने धरना दिया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र प्रत्याशी सौरभ यादव व पीयूष यादव के नेतृत्व में प्राचार्य कक्ष में धरने पर बैठे। छात्रों की मांग है कि हमें जब तक लिखित रूप से चुनाव की तिथि नहीं दी जाती है तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह व प्राचार्य डॉक्टर कुंवर सिंह का कहना है कि चुनाव की तिथि घोषित है, पुलिस फोर्स की कमी के कारण चुनाव रुका हुआ है, शीघ्र ही प्रशासन से बात करने के बाद लिखित रूप से दे दिया जाएगा। धरने में प्रमुख रूप से जतिन यादव, भानु यादव, अभय यादव, सर्वेश तिवारी इत्यादि बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। तो बात कर रहे हैं
और जो भी वो डेट देते हैं उसके आधार पे हम लोग जो है तिथि घोषित करते हैं। प्रचार कक्ष में इस तरह से धरना देना कितना मुनासिब समझ रहे हैं? मुनासिब नहीं है, परीक्षाएं चल रही हैं, लड़के परीक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का परीक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है। जो ये कर रहे हैं उनकी मांग हो सकता है सही है, चुनाव की डेट डिक्लेयर होनी चाहिए, प्रशासन को पुलिस फोर्स देना चाहिए, लेकिन प्राचार्य कार्यालय में आके इस तरह का धरना देना उचित नहीं। क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह से ये लोग आंदोलन करते रहेंगे प्राचार्य कक्ष में, तो आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? भाई सरकारी काम में व्यवधान अगर उत्पन्न करेंगे तो इसकी सूचना हम लोग प्रशासन को देंगे। तो आप लोग इन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं चुनाव के लिए, जिस मांग के लिए बैठे हैं? जो हम लोग को अगर प्रशासन जब भी पुलिस फोर्स अवेलेबल करा देगा हम चुनाव करा देंगे। हम लोगों ने 2 टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, उनके जवाब का इंतजार है, जवाब आ जाएगा हम उनको बता देंगे। प्रशासन की वजह से ही रुका हुआ है? प्रशासन की वजह से रुका हुआ है, पुलिस फोर्स उन्हीं को देना है, पुलिस फोर्स वो दे देंगे, हम चुनाव के मतलब शीघ्र घोषित हो सकता है? 2 टेंटेटिव डेट तो हम लोग दिए हैं नामांकन और चुनाव के। क्या दिए हैं? 8 और 16। 8 को नामांकन, 16 हम लोग का काम है पुलिस प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लेकर चुनाव कराना। हम लोग अनवरत उस प्रयास में हैं। बात डीसीपी साहब से भी हो रही है, कोतवाली से भी बात हो रही है। जब वो हमको समय देंगे, उनकी अपनी व्यस्तता है, लेकिन जब हमको कहेंगे कि हम खाली हम पुलिस दे रहे हम चुनाव करा देंगे। तो कब तक इन लोगों को हम लोग पत्रक दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग गए थे कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने हमारा पत्र लिया है। 8 और 16 कराने की बात चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बताते हैं। तो नहीं मानते हैं? ये मान नहीं रहे हैं, उनका कहना हम बताएंगे तो अब हम एक दिन में फिर जाके बात करेंगे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। 8 और 16 पर वो बात कहे कि हम बताते हैं। अब जब बताएंगे तो हम घोषणा कर देंगे चुनाव की, जो ही हमको सूचना मिलेगी हम कर देंगे। इस पर भी नहीं मानते हैं लोग धरना इस तरह? तो हम प्रशासन की सूचना दे रहे हैं भाई ये नहीं मान रहे हैं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। आज हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार कक्ष में बैठे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? आज हम लोगों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि लिखित तौर से जब तक से हम लोगों को नहीं मिलेगा उसके पहले हम लोग उठेंगे नहीं धरने से। कारण क्या है? और जगह चुनाव हो? कारण ये है कि विद्यापीठ का चुनाव हो गया, यूपी कॉलेज चुनाव का डेट आ गया और नामांकन भी हो गया। बलदेव पीजी कॉलेज का भी नामांकन का डेट और चुनाव तिथि का भी डेट आ गया। और हमारे महाविद्यालय का ना ही नामांकन का डेट आया ना ही छात्र चुनाव का डेट आया। क्या कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग अपने चुनाव अधिकारी साहब से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हम लोग का पहले विद्यापीठ का चुनाव होता था उसके बाद हरिचंद पीजी कॉलेज का चुनाव होता था। आज ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे महाविद्यालय चुनाव यूपी कॉलेज के चुनाव के बाद भी अभी तक डेट भी नहीं आया हमारे महाविद्यालय का चुनाव का डेट। तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ धरने पर? आज हम लोग धरने पर यहाँ पर जब तक से हम लोग को लिखित तौर से डेट नहीं मिल जाती है उसके पहले हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग यही करते हैं हमारी शासन चुनाव की तिथि घोषित करके दें। बीएचयू मुख्य द्वार पर बीसीएम सदस्यों से की जा रही मारपीट के मामले में प्रतिरोध सभा आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वार पर अंबेडकर जयंती मनाने और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाने के कारण बीसीएम के सदस्यों के साथ की जा रही मारपीट, अपहरण व धमकी के खिलाफ प्रतिरोध सभा का आयोजन हुआ। प्रतिरोध सभा में पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि अभी तक अपराधी छात्रों पर मुकदमा दर्ज व गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे। वहीं बीएचयू व जिला प्रशासन पर अपराधी छात्रों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एपवा, एसएफआई, दिशा, बीसीएम, स्वराज इंडिया, कम्युनिस्ट फ्रंट इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हुए। किस तरह का धरना प्रदर्शन क्या है? हमारा जो यह धरना प्रदर्शन है वो 2 मामले को लेकर के। हमने 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे एक साइकिल मार्च का आयोजन किया था जिसमें हमने नारे लगाए थे, पोस्टर में लिखे थे जातिवाद ध्वस्त करो और ब्राह्मणवाद ध्वस्त करो। जिसके बाद कुछ लंपटों द्वारा हमें लगातार इस तरह की धमकी मिलती रही कि आप ब्राह्मणवाद क्यों सब यूज कर रहे हैं। तो जिसके लिए हमने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम किसी एक विशेष जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये जो ऊंच नीच की मानसिकता मौजूद है हमारे समाज में उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जिसके अगले दिन हमारे छात्र एक सदस्य हैं भगत सिंह मोर्चा के यूनियन, उनके साथ मारपीट की गई। हमने बीएचयू प्रशासन को पहले ही तहरीर दे दिया था कि इस तरह की
धमकी मिल रही है, आप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगले दिन फिर से एक हमारे सदस्य जो है अमन, उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें रास्ते से किडनैप करके एक बस में ले जाकर के उनके साथ मारपीट की गई। 20-25 लड़के वहाँ मौजूद और उन्हें कट्टा दिखाकर जान मारने की धमकी दी गई। इसके तुरंत बाद हमने चीफ डॉक्टर ऑफिस में धरना दिया कि ये बीजू में इस तरह की सुरक्षा की चूक कैसे होती है कि एक सदस्य को इस तरह से मारा पीटा जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है हमारे? हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम बोल सकें कि समाज में गलत है, लेकिन बीएचयू प्रशासन का ढीला रवैया था और यही नतीजा कि आज तक उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। हमने यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, उसके बाद लंगर थाना में जाकर के हमने धरना दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे एफआईआर दर्ज नहीं किया है। उसके बाद कल रात की बात है कि बीसीएम के नाम से बेहद गलत तरीके के नारे जो पूरे पीएचयू कैंपस में उन लंपटों ने, जिनके खिलाफ हमने नामजद एफआईआर करने की तहरीर दी, उन्हीं लंपटों ने इस तरह से साजिश करते हैं बीसीएम का दुष्प्रचार करने के लिए। वहाँ पे ढेर सारे नारे लिखे और इस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि वो बीसीएम नहीं लिखा। तो हम स्पष्ट तौर पे कहना देना चाहते हैं कि इन नारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे प्रचार करने के लिए, हमारा नाम खराब करने के लिए, पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह के नारे लिखे गए। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमारे से लेना देना नहीं। हमने प्रोटेस्ट सीधे तौर पे प्रशासन और लंगा थाना को चेतावनी देने के लिए कहा है कि अगर आरोपियों की कार्रवाई नहीं होती है, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। देवाल पे जगह जगह नारे लगाए गए, आप लोग को आरोप लग रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? हम सीधे तौर पे कहेंगे कि इन नारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीसीएम कोई भी काम इस तरह से छुपा के नहीं करता है। ये उन्हीं लोगों ने किया है जिनके ऊपर तहरीर की नामजद तहरीर हमने दिया है, जिन लोगों का बीएससी स्टूडेंट का, उनकी ये साजिश है कि बीसीएम का दुष्प्रचार किया जाए, पूरे मामले को भटकाया जाए। इसलिए उन्होंने खुद इस तरह के नारे लिखे हैं बीसीएम के नाम से। हमने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है और बीएचयू प्रशासन को तहरीर भी दे दी गई है कि जो लोगों ने ये इस तरह के नारे लिखे उसके ऊपर कार्रवाई हो, हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्युत मजदूर संगठन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाराणसी के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल संयोजक वेद प्रकाश राय ने बताया कि नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय वाराणसी में अधीक्षण अभियंता द्वारा कर्मचारियों के पदोन्नति एवं नियमितीकरण में मनमानी एवं नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों एवं संगठन में रोष व्याप्त है। कोविड-19 जैसे संक्रमण काल में भी दिन रात विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले संविदा कर्मियों का वाराणसी सहित पूर्वांचल के अंतर्गत सभी खंडों में वेतन पोर्टल पर नाम में गड़बड़ी, मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने जैसी समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान अविलंब नहीं किया गया तो संगठन द्वारा बाध्य होकर आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। किस तरह का आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य अभियंता कार्यालय अधिकारीपुर प्रांगण में किया जा रहा है। जैसा कि प्रबंधन को कई बार संगठन द्वारा एजेंडा दिया गया, मांग पत्र दिया गया, लेकिन उसमें बार बार हिलावाली की जा रही है, जिसमें कि कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों का नियमितीकरण जो कन्फर्मेशन है वो नहीं किया जा रहा है, और जो संविदा के कर्मचारी कार्यरत हैं उनके नाम में पोर्टल में आज भी कई लोगों के नाम में गड़बड़ियाँ हैं। उनका जो मेडिकल सुविधा है, उनको जो दुर्घटना के दौरान अगर उनको घायल हो जा रहे हैं तो उनको समुचित मेडिकल व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जो वेतन विसंगति का मुद्दा है उसके लिए भी हमने उठाया है कि जो आज 8,000 10,000 पे कार्यरत संविदा का कर्मचारी है, इस महंगाई के समय में उनको किस तरीके से अपने घर परिवार रोजी रोटी चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी हैं उनको भी कई बार अपने मनमाने तरीके से रख लिया जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। इससे भी इनकी भी मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। और
जिस तरीके के नोटिस मुख्य अभियंता महोदय को दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि मंडल स्तर पे, खंडी स्तर पे तमाम समस्याएं, जैसे जौनपुर में हमारे संविदा के कर्मचारी हैं, गाजीपुर में कार्यरत कर्मचारी हैं, चंदौली में कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति का मुद्दा है, जो उनको वेतन दिया जा रहा है, वो आज भी वेतन में हीला हवाली किया जा रहा है। 5-5 महीने का वेतन आज भी बाकी है, जिसके लिए बार बार प्रबंधन को कहा जा रहा है कि उनके जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उनका जो वेतन का है, उस पर कृपया करके ध्यान दें। लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी भी उन बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिससे बाध्य होकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। हरिश्चंद्र घाट पर गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्याऊ की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे मौसम में तपिश और गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसमें लोगों को शुद्ध व शीतल जल की आवश्यकता पड़ रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था किया जा रहा है ताकि लोगों को सुगमता से जल उपलब्ध हो सके। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदू युवा वाहिनी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल श्री शनिदेव डमरू दल द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला द्वारा किया गया। अमरीश सिंह भोला ने बताया कि इस चिलचिलाती धूप गर्मी को देखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यहां प्याऊ की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री शनिदेव डमरू दल के अध्यक्ष विक्रम चौधरी, विशाल चौधरी, अजय सिंह, सनी गुप्ता, तुषार केशरी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हरिश्चंद्र घाट पे श्री शनिदेव डमरू दल और हिंदू वाहिनी रानी लक्ष्मीबाई मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस समय हर जगह जो है गर्मी की तपीस है जो है, और जिन व्यक्तियों के पास पैसे नहीं है, वो पानी का बोतल खरीद के नहीं पी सकते हैं जो है, उनके लिए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ के साथ साथ बनारस में कई जगहों पे हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में और उससे जुड़े हुए संस्था के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर की टीम को और इस रानी लक्ष्मीबाई मंडल के इकाई को, सनी डमरू दल को जो है, जिनके नेतृत्व में ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। और आप सबके माध्यम से हम काशी वासियों से भी अपील करते हैं कि जहाँ हर जगह जहाँ पे नितांत आवश्यकता, जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, वहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था स्थानीय लोग भी मिलजुल करके करें। एम ट्रस्ट द्वारा टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को चिन्हित कर उनका टीकाकरण कराया गया। एम ट्रस्ट द्वारा वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कोविड वैक्सीन से छूटे लोगों को जो किसी न किसी भय या वैक्सीन के प्रति गलत धारणा के चलते वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करके 100% टीकाकरण करवाने के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। एम ट्रस्ट के द्वारा पहाड़ी यादव बस्ती भवानी मंदिर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों छूटे हुए लोगों का टीकाकरण कराया गया। एम ट्रस्ट के शशि प्रकाश यादव ने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक में जितने भी गांव पड़ते हैं, उन गांव में जाकर सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है। इन लिस्ट के आधार पर लोगों को बुलाकर या उनके गांव में कैंप लगाकर लोगों को पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत गिने चुने गांव में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ स्लम में और बाकी जो बस्तियाँ हैं, जो छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं, तो जानकार नहीं है, जिनको इन सब चीज़ों की गलत भ्रांतियाँ फैली हुई है, ऐसे लोगों से हम लोग फील्ड पे जाके मिलते हैं, घर घर जाते हैं, उन तक मिलते हैं, उनकी जो गलतफहमी उनको दूर करते हैं और उन लोग को लाकर टीकाकरण कराते हैं। हम लोग ये काम करीबन 2-3 महीने से कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं खुद का और लोगों को वहाँ वैक्सीनेट कराते हैं। बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं या जो आने में असमर्थ हैं या जो जिनके पास कोई आईडी नहीं है, हम लोग उनको भी संस्था के माध्यम से वैक्सीनेट करा रहे हैं। इसमें हमारे साथी श्याम लोकवानी, कालिका जी हैं, यहाँ सीमा जी हैं, बाकी सभी लोग और भी लोग हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग जनहित में कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग वैक्सीनेट कर सकें। आज कितने लोग का लगा हुआ है? आज हमारे संस्था में करीबन 105 लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया है, जिसमें कोविडशील्ड और कोवैक्सीन लगाई गई है उन लोगों को। अभी तक कितने लोगों को करा चुके हैं आप लोग? अभी तक हमारा ध्येय है कि हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों को हमने वैक्सीनेट करा दिया है यहाँ पे।
कब तक ये चलेगा? ये काम हम लोग जुलाई तक करेंगे। जुलाई तक का हमारा ध्येय है कि जितने गांव हम लोग चयनित किए हुए हैं सारे गांव में हम लोग 100% वैक्सीनेशन का टारगेट लेकर चले, ताकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्लम एरिया में लोग रहते हैं या जितने भी छोटे के लोग हैं, सबको हम लोग वैक्सीनेट करा सकें। 100% वैक्सीनेशन का टारगेट है हमारा। किस तरह से आप लोग क्या सर्वे भी इससे पहले हम लोग इससे पहले गाँव में डोर टू डोर जाके सर्वे किए हैं, ताकि ऐसे लोगों से मिल सकें जो लोग नहीं करा पाए हैं, जो लोग छूटे हैं। फिर उन सबकी एक लिस्ट तैयार की गई, फिर उसको फॉर्मेट का रूप दिया गया। इस फॉर्मेट से उनके थ्रू कॉलिंग करके उनके घर जाके उनको बुलाकर उनको बैठाकर गाड़ी से खुद लाकर सेंटर तक या उनके एरिया में कैंप लगाकर उन लोगों को वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं हम लोग। धन्वंतरी भवन के समक्ष मिरादी शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। बुलानाला धन्वंतरी भवन के पास मिरादी शोरूम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर थोक व फुटकर सोने व चांदी के लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध है। शोरूम का उद्घाटन विधिवत पूजन अर्चन के साथ राम कुमार शास्त्री के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान समीर कुमार शास्त्री ने बताया कि हमारे यहाँ नए लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे यहाँ सोने की शुद्धता की गारंटी रहेगी। वहीं प्रियंका भार्गव ने बताया कि हमारे यहाँ कम और उचित मूल्य पर गोल्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे यहाँ दोनों प्रकार के गहने थोक और फुटकर लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन के दौरान समीर कुमार शास्त्री, आदित्य विक्रम शास्त्री, मिहिर विक्रम शास्त्री, प्रियंका भार्गव, नंद कुमार शास्त्री सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज हमारी दुकान श्री मिरादी की ओपनिंग है। यह होलसेल गोल्ड की चेन और जेवरों की दुकान है। हम लोग चाहेंगे कि सभी व्यापारी बंधु यहाँ पे आके हम लोग से हॉलमार्क 9160 और 750 के माल लें और इस दुकान में की बढ़ोतरी में हमारी मदद करें। सर, जैसा कि ये पूरी मार्केट की सुना की है और होलसेल की है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कस्टमर से या जी? बस यही चाहेंगे कि सभी बनारस के व्यापारी बंधुओं से कि हमारी दुकान को बढ़ावा देने में वो आएँ और मदद करें हमारी। और आज नई दुकान खुली है तो यही है कि अक्षय तृतीया आने वाली है, उसमें हम लोग शुद्ध माल रखेंगे और अपने सभी व्यापारी बंधु लोग को और सभी को, जितने भी दोस्त लोग हैं, परिवार वाले हैं, सभी को भारी से भारी छूट मिलेगी। क्या नई वैरायटी कुछ है? एकदम लेटेस्ट फैंसी चेन जितनी भी हैं, मेन शोरूम लेटेस्ट फैंसी शोरूम यहाँ पे है, तो लेटेस्ट चेनें यहाँ पे मिलेंगी, उपलब्ध रहेंगी। चाहे बॉम्बे का माल हो चाहे दिल्ली का हो, सब यहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। गोपाल मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी का 4 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव का समापन संगीत संध्या के साथ हुआ। सर्वप्रथम गोपाल मंदिर के सभागार में श्याम मनोहर महाराज, प्रियांशु बाबा साहेब इत्यादि लोगों द्वारा श्रीनाथ जी व महाप्रभु के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली से पधारी मौसमी कुंडू ने अपने गायन की प्रस्तुति की। इनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्रा, हारमोनियम पर जमुना वल्लभ दास गोस्वामी ने संगत की। इस मौके पर अतुल शाह, अरुण पारिस, गणेश दास इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के 545वीं चतुर्दिवसीय उत्सव मन रहा है, जिसका समापन संगीत संध्या के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, जिसका आप लोग रिकॉर्डिंग करने आए हैं। आज ये चारों दिवस का उत्सव हमारे छठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज और छठ पीठ युवराज गोस्वामी श्री प्रियंदु बाबा महोदय के सानिध्य में उत्सव संपन्न हुआ। इसमें आप सबका बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद। बीएचओ जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषय पर आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 30 अप्रैल को संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र होंगे। इस बात की जानकारी बीएचओ जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने इसकी महत्ता को पहचाना और विशेषतः आयुर्वेद संकाय की महत्ता को पहचाना और उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे जितने चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं उनको इस ढंग से प्रशिक्षण दे आयुर्वेद संकाय का क्रियाशाली विभाग कि वे उचित ढंग से दवाइयों का सम्यक प्रयोग करते हुए उसकी डाटा को एकत्रित करें और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भेजें।
ताकि हम ये देख सकें कि किस क्षेत्र में क्या व्याधियां ज़्यादा हैं, किस व्याधियों में किस प्रकार के मनुष्य में कौन सी औषधि ज़्यादा कार्यकारी है, प्रभावकारी है। क्योंकि एक ही औषधि एक ही बीमारी के लिए सभी व्यक्तियों में लाभप्रद नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। उसी को आजकल जीनोमिक मेडिसिन कहते हैं कि हर व्यक्ति के अनुसार के जीन्स के अनुसार उसकी औषधि, उसकी ड्रग को हम दे पाएँ, प्रिस्क्राइब कर पाएँ। ये औषधि जीनोमिक मेडिसिन जो है वो हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो बहुत पहले से है, मगर इस प्रकार से नहीं है कि हम जीन को आइडेंटिफाई करें। हम प्रकृति परीक्षण करते हैं, मनुष्य को दूर से देखते ही समझ जाते हैं, उसके चलने ढलने के ढंग से, उसके बोलने के ढंग से, उसकी व्याधि के ढंग से, वह किस प्रकृति का पुरुष है और उसकी व्याधि किस प्रकृति की है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजान के आखिरी जुमे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई अलविदा की नमाज। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए वाराणसी। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। और कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने रेशम फर्म के मैनेजर से हुई करोड़ों रुपए की ठगी में शामिल 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार। तो आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।